अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से अपने चैनल पर मैं फेडरल बोर्ड के जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ये मेरे पास 2024 का पेपर है ग्रुप 1 का। दो ग्रुप्स होते हैं आपके। पहला ग्रुप होता है 9 से 12 एग्जाम और दूसरे ग्रुप का 1 से 4 होता है, जिसको ओवरसीज ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, सो इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ भी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है और ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। और इसके अलावा जहां कैलकुलेटर यूज नहीं होता वहां पर अगर कोई ट्रिक लगती है टाइम सेव करने के लिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे मुस्तफीज हो सकें और उनके अच्छे मार्क्स आ सकें। और एक तरह की आपकी इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इंट्री टेस्ट के लिए मेरे अलग से प्लेलिस्ट है और फिर ये सेक्शन बी होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का और फिर सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 2025 का भी मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन वो मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल उस तरह नहीं है। किसी के पास हो तो वो मुझे शेयर कर सकता है वाया ईमेल fakhr.abbas@nu.edu.pk। ठीक है जी, तो अब हम इन 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पर ना 5-5 एमसीक्यूज करके सॉल्व करता हूं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू करते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 3 sin x/5। पीरियड हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अब पीरियड कंप्यूट करने के लिए ना आपको सिंपल एंगल देखना है। ठीक है, क्या देखना है? एंगल। एंगल में क्या लिखा हुआ है? x/5 लिखा हुआ है। पीरियड में इस एम्पलीट्यूड का कोई काम नहीं होता। देखिए, अगर साइन वेव अगर आप नोट करें ना तो साइन वेव इस तरह की होती है, ऐसे करके, और ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। बाय डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड +1 और -1 के दरमियान होता है। मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अगर ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन वेव का कितना होगा? +3 से -3 वेरी करेगा। मैक्सिमम ये वैल्यू है, मिनिमम ये वैल्यू है, इसके दरमियान वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। एट टाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है कि आपको बताया जाए कि भाई इसका पीरियड कंप्यूट करें x/5 और प्लस यहां पे लिखा हो π/6, तो इसका पीरियड कंप्यूट करें। तो याद रखें, जब भी पीरियड कंप्यूट करना हो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है, इसका कोई रोल नहीं होता। ये प्लस हो माइनस हो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ पीरियड। और ये जो फेज होता है इसका भी कोई काम नहीं होगा। ये फेज का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का फेज 0 होता है, यानी 0 पर 0 वैल्यू होती है। अगर फेज शिफ्ट हो तो फिर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो इन दो चीजों का पीरियड कंप्यूट करने में कोई रोल नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है। कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जिसमें फेज हो, एम्पलीट्यूड हो, उसको आपने इग्नोर करना है। अब आगे करना क्या है, याद रखें, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन, कॉस और इनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल का मतलब है 1/sin कोसेकेंट के बराबर होता है, उसको CSC से डिनोट किया जाता है, या आप पूरा कोसेकेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेकेंट x। और कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1/cos करेंगे तो वो आपके पास सीकेंट x होता है, तो उसको SCC लिख देते हैं। ठीक है जी, तो इनका पीरियड होता है 2π यानी 360 डिग्री, अगर मैं डिग्री में लिखना चाहूं। नॉर्मली हम रेडियन में लिखते होते हैं, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 2π एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे या 360 डिग्री के बाद रिपीट करेंगे। यानी ये अगर साइन है मेरे पास, तो जब 360 डिग्री हो जाएगा तो लेट्स से ये 90 डिग्री है, ये 180 है, और यहां पर देखें ये आपके पास 360 डिग्री बनता है। इसके बाद देखें दोबारा फिर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको 2π भी हम कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। और जो टैन और कॉट होता है ना, टैन कॉट, इनका जो पीरियड है वो पाई होता है, या इसको 180 डिग्री भी आप कह सकते हैं। नॉर्मली हम रेडियन में ही ट्रीट कर रहे होते हैं। ये दो चीजें अगर आपको पता है ना तो आपकी लाइफ होगी आसान। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनमें से आ जाए, आप पीरियड इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ करना कैसे है, तो पीरियड कंप्यूट करने के लिए सिंपल, बस आपने इस एंगल को देखना है कि भाई ये एंगल कितना है। ये एंगल है x/5। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इस एंगल को जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा उसके इक्वल पुट कर देंगे। तो साइन का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। तो यहां से x कंप्यूट कर लें, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 2s are 10, सो हमारे पास 10π क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। यानी यहां पर जो भी एक्सप्रेशन लिखी हो, लेट्स से आपको ऐसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई ये बताएं -5 cos 2x/3 प्लस
पाई बाय 2, इसका पीरियड निकालें जी। तो आप इसको इग्नोर मारेंगे, इसको इग्नोर मारेंगे, आप लिखेंगे 2x/3 इज इक्वल टू पीरियड ऑफ कॉस क्या होता है 2 पाई होता है। तो देखें ये 2 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पाई आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना सिंपल हो गया। अगर tan का क्वेश्चन आ जाए, tan x/3 और प्लस लेट से पाई/6 इसका पीरियड निकालें, तो इस केस में सिंपल हम एंगल को देखेंगे कि एंगल x/3 है, x/3 इज इक्वल टू tan का पीरियड क्या होता है, tan cot का पाई पीरियड होता है, तो पाई की इक्वल पुट कर दें और x इक्वल टू 3 पाई आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पीरियड का आप इजीली कर सकते हैं। सो हमारा जो आंसर था साइन वाले पीरियड का वो 10 पाई है। अगर सिंपल साइन x लिखा जाए ना कि पीरियड और बताएं साइन x क्या होगा, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है 2 पाई ही होगा, क्योंकि यहां पर एंगल चेंज हुआ है हमारा। देखें यहां पर 10 में x/3 है, यहां पर 2x/3 है, और ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था x/5 था। तो सिंपली साइन का पीरियड 2 पाई है, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पाई आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यू में आपने ऐसे करना है। सो ए इज द राइट आंसर। तो इस बबल को आप फिल कर देंगे एग्जाम के अंदर। ठीक हो गया जी, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन स्टेट द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 0। अब अगर आप नोट करें तो इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा खासा टाइम आपको चाहिए। पीरियड वाले क्वेश्चन में भी सोल्यूशन जो शॉर्ट क्वेश्चन का है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूं। अब इसको करने के लिए बहुत आसान है, इसके बजाय कि आप इसको सॉल्व करें और आप रेफरेंस एंगल निकालें, फिर देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आती है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर एंगल निकालें। तो एक आसान सा तरीका आपको बताता हूं, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। आपके पास होगा कैलकुलेटर, इस तरह का आपके पास कैलकुलेटर होगा। आपने सिंपल ऑप्शंस को पुट करना है, जिसका आंसर आ जाए 0 वो आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और साइन कॉस का तो वैसे हमें पता है कि साइन और कॉस जो है वो 45 पर इक्वल होते हैं, यानी एक बने, यानी एक वैल्यू आए प्लस दूसरी वैल्यू आए माइनस, तब ही कैंसिल। तो अब आप एक और चीज नोट करें, जो साइन प्लस कॉस है ये 0 तब हो सकता है कि वैल्यूज इक्वल हो लेकिन साइन में डिफरेंट हो। तो वैल्यू इक्वल कब होती है, 45 डिग्री पर इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है अगर एंगल -45 डिग्री हो ना हमारे पास, तब जाके ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पाई/6 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर शौ पूरा करना है तो आप ऐसे करें, लिखे साइन पहला ऑप्शन माइनस पाई/6। अब आप रेडियन में भी कर सकते हो, डिग्री में भी कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। या तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें, पाई होता है 180/6 करें तो कितना बनता है 30 डिग्री आपके पास बन जाता है। इस तरह इसको भी कन्वर्ट कर लें, इसको भी कन्वर्ट कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार मैं तो इसी फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो फिर आप एक काम करें, यहां पर शिफ्ट प्रेस करें और मोड पर क्लिक करें, और ये लिखा हुआ है रेडियन 4, तो 4 पर क्लिक कर दें। अब ये हो जाएगा रेडियन में। आप एग्जैक्टली आप पाई यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करो और ये पाई और डिवाइडेड बाय कितना है जी 6, तो ये 6 मैंने लिखा। ये मेरे पास आ गया साइन, और प्लस कॉस है तो लिखेंगे कॉस, और यही एंगल माइनस लिखेंगे, और पाई के लिए शिफ्ट प्रेस करके ये 10 की पावर x वाला बटन, और डिवाइडेड बाय कितना जी सेम 6। तो अब ब्रैकेट को क्लोज हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये तो आंसर चेक करें, 0 अगर आता है तो ये आंसर होगा, क्योंकि 0 आएगा ही नहीं। ये देखें ये आंसर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि साइन कॉस 45 पर बराबर होते हैं, तो ये आंसर भी चेक करना पड़ेगा कि ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके करने के लिए सिंपल हम यहां पर कर देंगे, डिनोमिनेटर में 3 कर देंगे और ऊपर कर देंगे जी 2 पाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2। ठीक है जी, और इस तरह यहां पर भी देख लेते हैं, और यहां पर आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। तो आंसर कितना आ गया 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पाई/4 तो हो ही नहीं सकता, -पाई/4 होना चाहिए था, ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। साइन के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉस इवन है साइन ऑड है। तो इसका मतलब है हमारे पास सिंपल ये ऑप्शन रह गया 3π/4 वाला। तो इसको कर लेते हैं जी, तो यहां पर लिख देते हैं 4 और ऊपर कर देते हैं 3 पाई। ठीक है जी, तो ये 3 को मैं इधर 3 कर देता हूं, और नेगेटिव साइन को हम कर देते हैं खत्म। ये मैंने खत्म कर दिया। इसी तरह यहां पर आके इसको कर देते हैं 4 और इधर आके कर देते हैं 3 और नेगेटिव साइन को कर देते हैं खत्म। ठीक है, अब आप इक्वल प्रेस करके देखें तो 0 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर आ गया 3π/4। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे दिया जाए, इक्वेशन दे दी जाए, आपको ऑप्शन दिए जाएं, तो बेसिकली वो अननोन पूछ रहा है कि x की क्या
कि एक्स का क्या एंगल होगा, एक्स की जगह क्या एंगल आएगा। ठीक है जी, तो बड़े आपने इंट्यूशन को यूज करके कैलकुलेटर को यूज करके आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज 3π/4। तो इसको हम क्या कर देंगे, बबल को फिल कर देंगे। ठीक है जी, तो अगर आप वैसे करना चाहें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल, तो वैसे करना चाहें तो आप सिंपली ये भी देखे कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ये जो कॉस हो जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। तो ये एंगल कौन सा आ रहा है, ये -45 डिग्री आ रहा है, लेकिन हम रेफरेंस एंगल निकालते होते हैं 45। ठीक है, 45 आ गया। अब आप देखें tan की वैल्यू नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहां होता है, tan नेगेटिव पहले क्वाड्रेंट में भी होता है, दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी। tan नेगेटिव कहां पर होता है, tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि tan का पीरियड पाई है तो हमने पहले दो क्वाड्रेंट्स में रहना है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 है, दूसरे में जाने के लिए 180 में से 45 माइनस कर दें, 135 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस एंगल को चेक करें, ये 135 डिग्री ही बनता है 3π/4। कैलकुलेटर को यूज करें तो इसमें अब मैं जाता हूं डिग्री के अंदर। ठीक है, तो बस यह सिंपल हम कर लेते हैं, 3 × 180 और डिवाइडेड बाय 4, तो देखें 135 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। इसको करने के लिए बस एक चीज याद रख लें, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने इस माइनस आयोटा को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए। जिस तरह के रियल नंबर्स में आप देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे भाई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं, ताकि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। और एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, अगर बोला जाए 2 का एडिटिव इनवर्स निकालें, तो बस सिंपली हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं, -2 करेंगे तो उस केस में आंसर 0 आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 1 आता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर में आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक फार्मूला याद हो कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, लेकिन हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर अगर बन जाए, तब हमारे पास आंसर +1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर मैं आयोटा अगर लिख दूं तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये तो एक तरीका बता दिया, हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसका आंसर ये है। अब देखते हैं कैलकुलेटर से कैसे किया जाएगा। ये हमारे पास कैलकुलेटर है जी। ठीक है, तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि डिग्री के अंदर लिखते होते हैं, वैसे फर्क जैसे नहीं पड़ता, लेकिन डिग्री में आप इसको कर लें। अब आप देखें, आप कंप्लेक्स नंबर में जाने के लिए मोड पर क्लिक करेंगे, और नंबर 2 है कंप्लेक्स, यहां पर क्लिक करते हैं, और हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो है माइनस आयोटा। तो ये नेगेटिव साइन लगाया, और आयोटा ये है जहां पर ENG इंग्लिश लिखा हुआ है ना, और एरो बना हुआ है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी ऑप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे आंसर 1 कहां आ रहा है। भाई 1 से मल्टीप्लाई करने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। हमें तो 1 चाहिए, तो इसका मतलब है 2 ऑप्शन रह गए, या तो प्लस आयोटा या माइनस आयोटा। तो अगर इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, विच इज ऑप्शन सी, तो आंसर देखें 1 आ गया। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। और अगर इसी को मैं माइनस आयोटा, जो कि चौथा ऑप्शन है, उससे मल्टीप्लाई करता, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, मेरा आंसर -1 आ जाता। भाई मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि 2 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी इज द राइट आंसर। तो इस बबल को आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रियल पार्ट निकालना है। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए कितने आपको पापड़ पेलने पड़ेंगे, आपको आधा पेज कम से कम भरना पड़ेगा इसको। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर का, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, लेकिन खामखा उसमें एरर का चांस है, टाइम भी थोड़ा होता है एमसीक्यूज का, इट टेक्स मोर टाइम। तो टेंशन में कहीं बंदा गलत नहीं करते हैं जल्दबाजी के अंदर, तो इसके लिए भी आप कैलकुलेटर का यूज करें। कैसे, ये देखें, ऑलरेडी हम कंप्लेक्स नंबर के अंदर हैं। अब हम एक काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं, हम ये नंबर लिख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं 1, और मैं एक मिनट ये ऐसे कर लूं, 1 + 7 आयोटा, ये मेरा न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर क्या है, 3 - 4 आयोटा। आपने बस इक्वल प्रेस करना है, तो रियल पार्ट आ जाएगा -1 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा +1। देखिए इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना, वो आयोटा के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और ये होता है रियल पार्ट जिसमें कोई आयोटा नहीं होता।
तो रियल पार्ट आ गया -1। चेक करें -1 कहां पर है, ऑप्शन बी। देख चेक करें -1 कहां पर है, तो -1 ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो इसको फिल कर लें। देखिए कोई टाइम लगा, सिंपल कैलकुलेटर का यूज किया, आप जो है रफ वर्क से भी बच गए और जो एरर का चांस होता है वो भी आपका निगलेक्ट हो गया। अब जो पांचवा एमसीक्यूज है, इफ अ मैट्रिक्स if A is a matrix of order 3 cross 2 then the order of A transpose into A। अब यहां पर आपने थोड़ा सा ना तवज्जो देनी है। अब यहां पर इसको करने के लिए थोड़ी सी बस तवज्जो आप दें। हमारे पास A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और हमने A ट्रांसपोज इनटू A निकालना है। तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए A जो है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। वी हैव टू कंप्यूट A ट्रांसपोज वी हैव टू कंप्यूट A ट्रांसपोज इनटू A। अब देखें जो A ट्रांसपोज होता है ना, उसमें हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल, और कॉलम्स रोज बन जाती हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये फ्लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मल्टीप्लाई A के साथ करना है, और A का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 है। अब मल्टीप्लीकेशन तब भी पॉसिबल होती है जब ये दूसरा जो नंबर है इस पहले नंबर के बराबर हो, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर है ना, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 रोज बच जाएंगी और ये क्या बन जाएंगे, 2 कॉलम्स। सो 2 क्रॉस 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। अगर ऐसे होता ना 2 क्रॉस 3 इंटू 2 क्रॉस 3, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं थी। पॉसिबल तब होती है जब ये सेंटर वाले दोनों आपस में बराबर हो, तो A की रोज आंसर में आएंगी और B के कॉलम्स आंसर में आएंगे। अगर पॉसिबल हो तो, यहां पर पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर पॉसिबल था। तो 2 क्रॉस 2 इज आवर आंसर। सो हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 क्रॉस 2 कहां लिखा हुआ है, C इज आवर आंसर। सो इस बबल को हमने फिल कर देना है। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 6। यहां पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 का, देन विच वन इन द ऑप्शंस इज A क्यूब। हमने बताना है कि A क्यूब किसके बराबर है। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या हम A को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि A को अगर सिंप्लीफाई किया जाए मींस इसमें से कॉमन निकाला जाए, तो हमारे पास पीछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाता है। तो हमारे पास पीछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा। और इस पूरे मैट्रिक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है। क्योंकि ये जो 0 लिखा हुआ ना, तो 0 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो पूरे मैट्रिक्स में हमने देखा कि आयोटा कॉमन आ रहा है, तो आयोटा को कॉमन निकालेंगे, पीछे रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको आपने डिटर्मिनेंट से मिक्स नहीं करना। डिटर्मिनेंट में या तो हम रो से कॉमन निकाल सकते हैं या हम कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में जब कॉमन निकालना हो तो वो जो कॉमन फैक्टर होगा वो सारे एलिमेंट्स में होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है तो इसको हम I3 कह सकते हैं। ठीक है। अब हमने A क्यूब निकालना है, तो A क्यूब अगर निकालेंगे तो आयोटा का क्या आ जाएगा, आयोटा का क्यूब आ जाएगा और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आ जाता है। और अगर इसको 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें मींस क्यूब लें, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब इनटू I3। ठीक है, क्योंकि क्यूब लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर है, तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा इनटू I3। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा इनटू I3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो A क्यूब है दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा इनटू I3। I3 मैट्रिक्स क्या है जी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन सारे एक ही फॉर्म में गिवन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें A बनाने के लिए आयोटा को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी रोज और कॉलम से ये मल्टीप्लाई होगा। ये डिटर्मिनेंट की तरह नहीं है कि आयोटा जो है ये इस रो से मल्टीप्लाई, तो ये डिटर्मिनेंट की तरह नहीं होगा कि आप किसी भी रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 0 0 आयोटा, और ये क्या था, ये A मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब है A क्यूब हमारे पास -A के बराबर आ गया। इसमें थोड़ा समझाने के लिए मैंने वर्किंग की है, ऑल दो इंट्यूशन बेस्ड भी आप कर सकते थे कि एक्चुअली होगा क्या, लेकिन बताने के लिए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना एक डिफरेंट काम होता है। ठीक है जी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, -A, C इज आवर आंसर।
तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इफ ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है। तो इसको करने के लिए ना बहुत आसान तरीका है। अगर आपको ए अलोंग बी पूछा जाए या बी अलोंग ए पूछा जाए तो एक तरीका बताता हूं, उससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं ए लिख लेता हूं, ए वेक्टर, और ए वेक्टर किसके बराबर है जी, 3i प्लस जे माइनस के, ठीक है, 3i प्लस जे माइनस के, ठीक है। और b सिंपल i के बराबर था, अगर आप देखें तो यहां पर देखें b इज इक्वल टू सिंपल i है। और प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, तो हमने निकालना क्या है जी, फाइंड हमने करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b। तो ये जब आपने निकालना है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रा कर लूं तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। जिसके अलोंग निकालना है ना, उसको आप एक्स एक्सेस के अलोंग वेक्टर बना लें, और जिसका कंपोनेंट निकालना है, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, ए का निकालना है ना, तो ए को आप ऐसे बना लें, ठीक है, ऐसे वेक्टर बना लें ए का। तो समझाने के लिए कह रहा हूं, देखें ए जो वेक्टर है ना, ये कोई एंगल बनाएगा बी के साथ, ठीक है, और बी अज्यूम करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस है, और ए उसे कोई एंगल बना रहा है। तो आपको पता है ए के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ए कॉस थीटा और एक होता है ए साइन थीटा, ठीक है, ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए का कौन सा कंपोनेंट अलोंग बी है, ए कॉस थीटा अलोंग बी है। सो इसका मतलब यह हुआ कि हमने ए कॉस थीटा ही कंप्यूट करना है। तो ए कॉस थीटा किसके बराबर होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी होगा। तो ये हमने डिटरमिन करना है। तो ये डिटरमिन करने के लिए सिंपल सा असूल याद रख लें, ए डॉट बी जो होता है ना, जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, उसका फार्मूला होता है ए बी इंटू कॉस थीटा, यानी कोसाइन, यानी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये फार्मूला है। और ए क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैग्नीट्यूड को और बी मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या निकालना है, हमने ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा को लगा लेते हैं। देखें ए कॉस थीटा, ये जो बी है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी लेना है, तो इसका मतलब है ए कॉस थीटा निकालना है, और ऊपर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और जिसकी अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर बी वेक्टर का, अगर बी की प्रोजेक्शन ए के अलोंग लेनी हो, तो यहां पर सिंपल ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ऊपर सेम ही डॉट प्रोडक्ट रहेगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट ले जी, तो आई से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो तो 1 होता है, और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 इंटू 1 1, और बाकी सारा 0, क्योंकि यहां पर जे के नहीं है। तो इसका मतलब है, तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो i इंटू आई 1 होता है, और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, और जे के इसमें है ही नहीं, तो हमारे पास सिंपल a डॉट बी जो है वो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय b की मैग्नीट्यूड। अब b वेक्टर हमारे पास क्या था, सिंपल i था, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो i कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इसमें है ही 1 सिंपल। तो इसका मतलब ये होगा हमारा a cos थीटा जो है वो 3 के बराबर आ गया, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b इज 3, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में ये भी कंप्यूट करें, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, जिसको हम बी कॉस थीटा कहेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, ए डॉट बी ऊपर आएगा और नीचे अब ए की मैग्नीट्यूड होगी। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो फिक्स ही है, 3 आ जाएगा। ए की मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। सो 9 प्लस 2 11 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास बी कॉस थीटा 3 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है जी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी विच इज ए कॉस थीटा, सो उसका आंसर 3 आ रहा है। तो चेक करें 3 कहां पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, इस वजह से बिकॉज आई था हमारे पास बी वेक्टर ना, उसकी मैग्नीट्यूड थी, तो आई का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट उसने इसी तरह लिख दिया। हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, सो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ए बबल को आप फिल। For what value of alpha vectors this and this are parallel to each other? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, काफी दफा एग्जाम में ये एमसीक्यूज आ चुका है। तो इसका भी आसान सा तरीका है अल्फा निकालने के लिए, या लैम्डा गिवन हो या बीटा गिवन हो, कोई भी अननोन हो ना, और दो वेक्टर्स हमें पता हो कि पैरेलल हैं, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको करते हैं आप। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और अल्फा निकालने के लिए दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो बड़ा आसान तरीका है,
ये जो दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनकी रेशियोज बराबर होंगी। रेशियो का मतलब क्या है कि देखें यहां पर जो आई यूनिट वेक्टर है उसके साथ क्या कोफिशिएंट लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाय ये जो दूसरा वेक्टर है इसका आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ये रेशियो बराबर होगी। ये कितने किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। तो अगली रेशियोज भी 2 ही होंगी, चेक करते हैं। इज इक्वल टू जो जे वेक्टर है, जो जे यूनिट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट क्या है 16 और इस वेक्टर का क्या है 8, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 देखें 2 ही आ रहा है। इज इक्वल टू अब इसी तरह यहां पर कोफिशिएंट क्या है के यूनिट वेक्टर का अल्फा और यहां पर क्या है -4, तो इसका मतलब है ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर होंगी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हुए तो हमने क्या निकालना है अल्फा, तो अल्फा डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू रेशियो किसके बराबर आ रही है 2 के बराबर आ रही है, तो इक्वल टू 2 कर देंगे और यहां से अल्फा निकालेंगे वो -8 के बराबर आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास -8 आंसर है, सी इज द राइट आंसर। तो ये बताने के लिए कि जब वेक्टर्स पैरेलल हों तो जो रेशियोज होती हैं corresponding यूनिट वेक्टर्स के अलॉन्ग वो बराबर होंगी। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, ये देखिए अल्फा लिखा हुआ है तो आप लिखते हैं अल्फा डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू आई और जे में से कोई एक रेशियो ले लें, आई की ले लें, आई की वैल्यू 4 है यानी कोफिशिएंट 4 है और इधर आई का 2 है, तो इस तरह भी आसान था आपके पास, देखें डायरेक्ट 2 आ जाता। लेकिन समझाने के लिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 9 में देखें, इफ x - 3 6 y + 3 आर AP देन द वैल्यू ऑफ x + y की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, AP का एक रूल याद रख लें। सो ये एमसीक्यू नंबर 9 है। AP का रूल ये है कि जो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स होगा वो सेम होगा, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। यानी अगर हमारे पास ऐसी टर्म्स हो ना A1, A2 और A3 और हमें कहा जाए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस गिवन है, सो इसका मतलब है A2 माइनस A1 इट मस्ट बी इक्वल टू A3 माइनस A2। यही काम हमें इधर भी करना है, तो इसका मतलब है 6 माइनस x माइनस 3। जब हम माइनस x माइनस 3 करेंगे, चलिए मैं ब्रैकेट फॉर्म लिख लेता हूं, इज इक्वल टू y + 3 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी -6। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -x + 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 बन जाएगा हमारे पास। और फर्दर हमने क्योंकि निकालना है x + y है, इसका मतलब है ये -x इधर आके क्या हो जाएगा +x, तो हमारे पास यहां पर बन जाएगा x + y। और साथ हम क्या करेंगे, ये जो -3 है इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है और +3 भी लिखा हुआ है और ये -3 इधर आके +3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो x + y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सो इस तरह इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ए इज आवर राइट आंसर, ए बबल को हम फिल कर लेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन, वो भी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से है। इसको कैसे करेंगे इसका भी ट्रिक बताता हूं आपको। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें ऑप्शंस को लाजमी देखना है, क्योंकि ऑप्शंस के बगैर करेंगे इट टेक्स टू मच टाइम। तो हमने एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि अगर उसमें n की वैल्यू 1 पुट की जाए उस ऑप्शन में तो हमें ये पहली टर्म मिले, अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे हमें ये सेकंड टर्म मिले, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म मिले एंड सो ऑन। बस तो आप देखें यहां पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर आएगा। यहां पर आ रहा है, यस यहां पर आ रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहां पर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 1 पुट करेंगे 1 + 1 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या यहां पर आ रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब है ए और डी में से हमने अब चॉइस को सिलेक्ट करना है। तो उसको करने के लिए आप अगला काम करते हैं, ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 आएगा, यहां पर पुट करके देखें n की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2, 2 - 1 ये तो 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। इसका मतलब है आंखें बंद करके डी को ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ये आपका आंसर है। कंफर्म भी कर लेते हैं। अब 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे 2 × 1 + 1 3, सो 3 × 1 का स्क्वायर, पहली टर्म बन गई ना, बन गई, प्लस n की वैल्यू 2 पुट करें यहां पर, 2 2s are 4, 4 + 1 5, सो 5 × n का स्क्वायर, n क्या पुट किया था 2, सो 5 × 2 का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, प्लस 3 पुट करें, 3 2s are 6 + 1 7, सो 7 × 3 का स्क्वायर,
ठीक है, तो देखें हमारी वही सीरीज बन गई। nth टर्म निकालनी थी। nth टर्म क्या होती है? जर्नल टर्म होती है। तो ये an का आंसर आ गया। इसको नॉर्मली हम an से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू n का स्क्वायर। सो ऐसे क्वेश्चंस को आपने प्लग इन करके देखना है। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 11। अब 11 नंबर एमसीक्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी याद रख लें। अगर आपके पास लिविंग थिंग्स हैं, अब पर्सन क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। और हमने क्या फाइंड करना है? इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 11 को करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, यानी 5 पर्सन्स को हमने इस राउंड टेबल पर बिठाना है। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने 5 पर्सन्स बना लिए। याद रखें, अगर आपके पास लिविंग थिंग्स हो और उनको टेबल पर बिठाना हो, पर्सन्स हो, कोई बर्ड्स हो या कोई भी लिविंग थिंग्स हो, तो सिंपल सा असूल है कि कितने पर्सन्स हैं? 5 हैं। यानी अगर इसको मैं जनरल बनाना चाहूं तो n पर्सन्स है ना। ठीक है, तो इसका जो परमुटेशन होगा या नंबर ऑफ वेज होगा जैसे ये राउंड टेबल में बैठेंगे, वो ऑलवेज इक्वल होगा n-1 फैक्टोरियल। दैट्स इट। ठीक है, लिविंग पर्सन्स। अगर नॉन लिविंग होंगे ना, फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहां पर 5 है, सो 5-1 करेंगे और इसका फैक्टोरियल ले लेंगे और 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 24। तो अगर फैक्टोरियल वे में लिखा हुआ है तो आप देखें 4 फैक्टोरियल कहां पर है? यहां पर है। दिस इज आवर आंसर। 2 से डिवाइड तब करना है अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो, लाइक कि एक बीड्स जो होते हैं, जो रिंग के, वो आपका जो बीड्स होते हैं नेकलेस के, वो आप कर सकते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं। वो नॉन लिविंग के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है और लिविंग के लिए 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, और n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। और कैलकुलेटर से बताता हूं फैक्टोरियल कैसे लेते हैं। यहां पर लिखेंगे 4 और शिफ्ट प्रेस करेंगे और x की पावर -1 के ऊपर फैक्टोरियल का सिंबल है, इसको प्रेस कर देंगे, इक्वल करें तो 24 आंसर आ गया। एट टाइम्स आंसर भी लिखा होता है या फैक्टोरियल के फॉर्म में भी गिवन होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक जो कार्ड का पैक होता है ना, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये ताश के जो पत्ते होते हैं, और हम एक किंग, और अगर हम एक कार्ड उठाएं तो हमें किंग मिले, तो आपको पता है ताश में या प्लेइंग कार्ड में टोटल 4 किंग्स होते हैं। ठीक है, स्पेड का होता है, हार्ट का होता है, उसके बाद क्लब का होता है और डायमंड का होता है। इसको स्पेड कहते हैं। ठीक है, ये स्पेड है, ये आपके पास हार्ट है, और ये क्लब इसको कहते हैं, और इसको डायमंड कहते हैं। ठीक है जी, तो 4 किंग होते हैं, तो 4 क्वींस होती हैं, 4 जैक्स होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? हम एक कार्ड पिक कर रहे हैं और वो इन चारों में से कोई एक हो सकता है। उसने बोला गया कि जो पत्ता उठाएंगे, हम कार्ड उठाएंगे, वो किंग होना चाहिए। तो चारों में से कोई एक किंग होगा ना, तो कितने ऑप्शन बन गए? तो कितने ऑप्शंस बन गए? 4, क्योंकि टोटल 4 किंग्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितने कार्ड्स हैं, यानी 52 कार्ड्स टोटल हैं। हम एक कार्ड को पिक करेंगे और वो कोई किंग होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। यहां पर टोटल आउटकम्स होंगे कि टोटल कितने पत्ते हैं? 52, और जो हमने उठाना है, हम तो एक उठा रहे हैं ना, लेकिन वो एक इन चारों में से हो सकता है, तो इस वजह से यहां पर 4 लिखा। ये फेवरेबल आउटकम्स इसको कहते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखें ये 4/52 लिखा हुआ है। सो बी इज आवर राइट आंसर। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, 4 1s are 4 और 13 4s are 52, लेकिन सिंप्लीफाइड आंसर यहां पर नहीं लिखा गया। सो बी इज आवर राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन। याद रख लें, एक जर्नल टर्म का फार्मूला होता है, वो आप याद कर लें, TR+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन R। तो कॉम्बिनेशन का ये भी सिंबल होता है, वैसे ऐसे भी लिखते होते हैं जिस तरह ये लिखा गया है, n कॉम्बिनेशन R, और उसके बाद a की पावर n-R और b की पावर R। अब ये a b क्या है, ये मैं यहां पर लेके बताता हूं कि अगर हमारे पास ऐसे हो a प्लस b की पावर n लिखा हो, तो ये हमारे पास a होता है, ये b, यानी जो पहली टर्म x है ये a का रोल प्ले करेगी, जो -1/x है ये b का रोल प्ले करेगा, और ये जो 8 लिखा हो ये पावर होगी। तो जो फर्स्ट टर्म आती है ना, फर्स्ट टर्म में हम r को 0 पुट करते हैं। देखिए, अगर मैं r को 0 पुट करूंगा ना, r इज इक्वल टू 0, तो मुझे t1 मिलेगी। t1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो r 0 पुट करने से फर्स्ट टर्म आ रही है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं r को क्या पुट करूंगा कि मुझे यहाँ पर t3 में यानी मुझे यहाँ पर t3 मिल जाए।
यहां पर मुझे T3 मिल जाए, सो R प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको 3 करना है, सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसका मतलब है थर्ड टर्म निकालने के लिए R को 2 पुट करना पड़ेगा। और N क्या है, N ये होता है जो पावर लिखी जाती है। तो इसका मतलब है N की जगह 8 आ गया और R की जगह 2 आ गया, सो R की जगह 2 आ गया। इसका मतलब है 8 कॉम्बिनेशन 2 कहां पर लिखा गया, यहां पर लिखा गया। सो D इज आवर आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास थर्ड टर्म है तो R की वैल्यू 1 कम होगी, यानी अगर हमारे पास nth टर्म है ना तो यहां पर R की वैल्यू R माइनस 1 होगी। अगर 10वीं टर्म है तो R की वैल्यू 9 होगी। तीसरी टर्म है R की वैल्यू 2 होगी और n फिक्स रहता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। आप पूरी टर्म भी कंप्यूट कर सकते थे कि x की पावर क्या आती है, तो वो निकालने के लिए फिर आप लिखते 8 कॉम्बिनेशन 2 और a क्या है, x है, x की पावर n माइनस r, n कितना है 8 और r कितना 2, 8 माइनस 2 करें x की पावर 6 बन जाएगी और ये माइनस 1 ओवर x है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x की पावर माइनस 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए माइनस 1 ओवर x है ना, तो माइनस वैसे x ऊपर जाके माइनस 1 बन जाएगा। इसकी पावर क्या लिखी हुई है, r कितना है 2। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके पूरा आंसर भी निकाल सकते थे। कैलकुलेटर से 8 कॉम्बिनेशन 2 निकालना बहुत आसान है। कहां पर होता है, यहां पर देखें 8 कॉम्बिनेशन के लिए ये देखें शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये डिवीजन वाला बटन प्रेस करेंगे और 2 कर देंगे, हमें वैल्यू भी मिल सकती है कि 28 आंसर आ रहा है जी। ठीक है, बाज़ औक़ात पूरा आंसर भी निकालना पड़ सकता है 28। और देखें x की पावर 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें, एक तो नेगेटिव साइन आ रहा है, x की पावर 6 है और इस स्क्वायर को ओपन करें, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये x की पावर माइनस 2 बन जाएगी। ये x पावर 6 है, सो x की पावर क्या आ जाएगा 4। तो एट टाइम्स पूरा सॉल्व भी करना पड़ सकता है। MCQ नंबर 14 के अंदर भी आपको ऑप्शंस का बड़ा ख्याल करना है, ये भी ऑप्शंस के बगैर नहीं कर सकते आप। ठीक है, वैसे सॉल्व करेंगे इट टेक्स टू मच टाइम। विच वन इन द गिवन ऑप्शन इज ट्रू इफ, यानी आप देखना कि इसमें से किस ऑप्शन को यहां पर प्लग इन किया जाए हमारा आंसर आ जाए। और ये z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 हो सकती है 2 3 एंड सो ऑन, नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। सो इसका आसान तरीका क्या है, हम यहां से ऑप्शन पुट करते हैं और जब भी ये ना मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपने कभी भी n लेस देन 3 वाला जो, जब ये मैथमेटिक, तो यहां पर एक चीज याद रखें कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए मैथमेटिकल इंडक्शन के तो n हमेशा इंक्रीज होता है, कम नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप एक चीज नोट करनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर n नॉर्मली हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये जो लेस देन लिखा हुआ है और यहां पर लेस देन लिखा हुआ है तो ये नॉर्मली ऑप्शन आपके नहीं होते, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। वर्स्ट केस में चेक करने के लिए आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल में आपको बता रहा हूं कि ये ऑप्शंस नहीं होते। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी अगर n ग्रेटर देन 2 है ना, इसका मतलब है कि n की मिनिमम वैल्यू हम 3 चेक कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि 2 से अगला इंटीजर कौन सा है 3, सो हम 3 पुट कर सकते हैं। यहां पर इक्वल का साइन ही है, एट टाइम्स ऐसे भी लिखा होता है, अगर ऐसे लिखा होता फिर हम 2 पुट करते, पुट करें यहां पर 3, सो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8 होता है, तो यहां पर 8 आ गया। आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और यहां पर भी सेम वैल्यू पुट करें 3, जब पुट करेंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 2s are 8। तो आप मुझे बताएं क्या 8 8 से ग्रेटर है, ये तो इक्वल होता है 8 8 के, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसका मतलब हुआ कि ये ऑप्शन भी फारिग हो गया, तो पीछे आंसर क्या रह गया, ये वाला, ये हमारा राइट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। इसको टेस्ट करते हैं। सो इसको टेस्ट करने के लिए n की मिनिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 3 है। पुट करें जी 4 इस इनइक्वालिटी के अंदर, सो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। इट इज ग्रेटर देन, क्योंकि सिंपल ग्रेटर का है, 2 into 4 plus 1 कितना होता है 5। सो देखें 16 इज ग्रेटर देन 10, 2 5s are 10। अब मुझे बताएं क्या ये स्टेटमेंट, तो 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5, सो इसका मतलब है 16 ग्रेटर देन 2 5s are 10। क्या 16 10 से बड़ा है, यस बड़ा है भाई, तो इसका मतलब है बी इज आवर राइट आंसर। इसको आप यूज नहीं कर सकते, आप करके भी देख लेना। अगर 2 देखिए हमने पुट किया ना, सो n जो लेस देन 2 का मतलब है कि 2 3 से छोटा है, 2 पुट किया वो आंसर ही गलत आ रहा था, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यहां पर मैंने किया है। सो ऐसे ऑप्शन नॉर्मली नहीं होते। ठीक हो गया जी। तो ये भी प्लग एंड टेस्ट वाला ऑप्शन है कि आपने ऑप्शन को पिक करना है और चेक करना है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15, इसको करने के लिए बस एक चीज याद रख लें, यहां पर सिमेट्रिकल पूछा हुआ है ना कि किस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की पावर 4 इज सिमेट्रिकल अबाउट विच x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन या y इज इक्वल टू x। तो इसको करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि x की जगह, क्योंकि पावर तो x की है ना, x की पावर तो x है ना, तो इस क्वेश्चन करने इन क्वेश्चन को करने के लिए जिस वेरिएबल की पावर है ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। यानी अगर ये फंक्शन जो y है इसको नॉर्मली हम ऐसे भी लिखते होते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स पुट करके देखना है। तो हम पुट करके देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि पावर इवन है तो लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, ये जो लिखा हुआ है y, इसका मतलब है y एक्सिस। अगर आप इसका ग्राफ देखें ना आपको याद होगा, अगर आप जो सर्कल होता है उसकी इक्वेशन इस तरह की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें दोनों का स्क्वायर होता है। सो ये जो सर्कल होगा ना ये दोनों के सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस की भी वाई एक्सिस की। अगर आपके पास सिंपल एक्स स्क्वायर है तो वो हमेशा वाई के अराउंड सिमेट्रिक होगा। इसी तरह अगर एक्स 4 है यानी इवन पावर है तो वो वाई के सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसे लिखा जाता एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर तो ये सिमेट्रिक होता अराउंड एक्स एक्सिस। यानी अगर इसको हम प्लॉट कर ले, सिंपल प्लॉट भी कर लेना फिर भी आप कर सकते हैं। 0 पुट करें आपको 0 मिलेगा, 1 पुट करें 1 की पावर 4 आपको +1 मिलेगा, -1 पुट करें तो -1 की पावर 4 भी +1 मिलेगा। तो ग्राफ कैसे बना, ग्राफ को ज्वाइन करें इन पॉइंट्स को तो ग्राफ ऐसे बना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो y एक्सिस हमारा है ना, यहां पर देखें यानी जब x की वैल्यू नेगेटिव थी तब भी y पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव थी तब भी y पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह अगर हम 2 पुट करें 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। सो जब हम 2 करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 16, ठीक है, यहां पर 2 आएगा लेट्स से, तो यहां पर 16 और -2 पुट करें फिर भी 16 आएगा। यानी y एक्सिस को अगर हम देखें तो जो यहां पर वैल्यू है वो भी एग्जैक्टली यहां पर वैल्यू है। तो ये सिमेट्रिक ऐसा ग्राफ आपका आएगा। अगर तो कर्व ऐसी बन रही है तो दरमियान में देखें कौन सा एक्सिस आ रहा है, ये y एक्सिस है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा y एक्सिस, ऑप्शन बी। और अगर ग्राफ ऐसा बने, अगर ग्राफ ऐसा बने ऐसा करके, तो ये कौन सा एक्सिस दरमियान में आ रहा है, ये x एक्सिस आ रहा है, फिर x एक्सिस लिखते हैं। और इसकी इक्वेशन कैसे होती है, इसकी इक्वेशन ऐसी होती है x इज इक्वल टू y का स्क्वायर या y की पावर 4, इवन पावर की मैं बात कर रहा हूं, ऑड की बात नहीं कर रहा। और सर्कल जो होता है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों होते हैं, उसकी शेप ऐसी होती है, वो उसमें देखें वो एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक हो गया जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसमें भी आपको ऑप्शंस को लाजमी देखना होता है। काफी क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑप्शंस को देखकर हमने सेटिस्फाई करने होते हैं। अब जो उसने लिखा है क्वेश्चन में -1,1 ये एक पॉइंट गिवन है, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। देखें सारी इनइक्वालिटी हैं, किसका सोल्यूशन है ये वाला पॉइंट। हम सिंपल प्लग इन करेंगे सारे ऑप्शन में, जिसने सेटिस्फाई कर लिया वो हमारा आंसर हो गया। हम पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, -1 पुट करें 2 into -1 यानी ये x की वैल्यू है और ये वाली y की वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू है। -1 पुट करें ये आ जाएगा -2 और प्लस y लिखा हुआ है, y की जगह -1 -3 लेस देन -1 करके देखें ये कितना आ जाएगा हमारा y प्लस y की वैल्यू -1। सो आगे लिखा है प्लस y की जगह -1, सो ये -1 लेस देन -1, ये कितना बन जाएगा -3 लेस देन -1। ट्रू है, यस ये ट्रू है। ट्रू कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप सिंपल रियल लाइन देखें यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है, -3, तो -3 पीछे है ना -1 के, यानी -1 बड़ा है -3 से या -3 छोटा है -1 से। सो दिस इज करेक्ट आंसर, यानी ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया इस इनइक्वालिटी को। सो ए इज आवर आंसर। अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको शौक है चेक करने का आप करके देख लें। लेट्स से लेस देन इक्वालिटी वाला ये भी आ रहा है, इसको चेक करके देखें। -1 पुट करें, ये ऑलरेडी माइनस है, -1 प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये माइनस है ये भी माइनस प्लस, और y की जगह -1 पुट करेंगे +2 आ जाएगा। सो 1 + 2 लेस देन 0। मुझे बताएं क्या 3 0 से छोटा है, 3 तो इधर आता है, ये तो आगे है उससे, तो ये गलत हो गया। इस तरह इसमें पुट करेंगे ये भी रॉन्ग आएगा और ये भी रॉन्ग आएगा। सो ए इज आवर आंसर।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है अलाइड एंगल फार्मूला अप्लाई करें। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इक्वेट्स, यानी ये जो कोसाइन ऑफ 196 डिग्री लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, हमने ये बताना है। तो पहला मैनुअल तरीका देख लें कि हम इसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं। सो 91 आर 90 और 92 आर 180, तो इसको 180 प्लस 16 लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री 196 के बराबर हो गया। अब अलाइड एंगल ये कहता है कि अगर आपका ये वाला जो एंगल है ये 90 का इवन मल्टीपल हो, अगर तो देखें 92s आर 180, इवन मल्टीपल है ना, 2 इज इवन नंबर, सो कॉस कॉस ही रहेगा और साथ आप एंगल ये लिख दें जो कि छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो हम कोसाइन 16 डिग्री लिख देंगे। लेकिन साथ ये भी चेक करना है कि ये जो पूरा एंगल है यानी 196 है ये किस क्वाड्रेंट में है। 196 देखें यहां पर 180 डिग्री होता है और यहां पर 270, तो ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है 196 थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में हमारे पास जो कोसाइन है वो नेगेटिव होता है। फार्मूला क्या होता है इसमें, होता है ऑल आर पॉजिटिव, यहां पर साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, यहां पर टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, यहां पर कोसाइन एंड उसका रेसिप्रोकल सीकेंट आर पॉजिटिव। सो कोसाइन यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां पर नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस कोसाइन 16 डिग्री आंसर आ जाएगा। डी इज आवर राइट आंसर। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है, कैलकुलेटर का यूज करें। अगर आपको फार्मूला नहीं पता, आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया ही नहीं है, तो आप कैलकुलेटर यूज करें। कैसे, ये देखें जी, तो सिंपली आपने चेक करना है कि कोसाइन 196 आता कितना है, इसकी वैल्यू देख लें 196 की वैल्यू, और याद रखें अगर ये डिग्री में है तो ये डिग्री होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर रेडियन हो तो आप कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, नहीं तो गलत आंसर आपका आएगा। देखें ये -0.96126 नेगेटिव आंसर आया और 0.96 आया। अब हम इन ऑप्शन को देखेंगे कि नेगेटिव आंसर किस ऑप्शन का आ रहा है। हमने क्योंकि ये निकाला है, हम इधर से स्टार्ट करके देख लेते हैं। हम इसको करते हैं जी, ये 16 है ना, तो इसको मैंने डिलीट करके 16 बना दिया और यहां पर मैं लगा देता हूं नेगेटिव साइन, ये मैंने नेगेटिव लगा दिया, ये माइनस कॉस 16 लिखा हुआ है। चेक करें क्या वही आंसर आया कि नहीं आया। यस आंसर आया। आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो देखें ये नेगेटिव के बराबर नहीं है, ये आंसर गलत है। इस तरह आप -16 भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर -16 करता हूँ, माइनस लगाता हूँ और साइन लगाता हूँ, -16 डिग्री। चेक करें जी, ये डिफरेंट आंसर आ रहा है और साइन 16 का भी यही आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के अलावा। तो कैलकुलेटर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप यूज टू हो जाए तो। अब क्वेश्चन 18 के अंदर cos बीटा की वैल्यू गिवन है और हमने cos 2 बीटा निकालना है। ये जब यहां पर एंगल डबल होता है ना, उसको डबल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। यहां पर एक फार्मूला याद रख लें कि cos 2 बीटा के ना 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसमें हमें साइन बीटा भी निकालना पड़ेगा अगर ये फार्मूला लगाना है तो। नंबर 2 दूसरा फार्मूला है कि कोसाइन में सिंपल लिखें तो हमें पता है साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं ना इसकी वैल्यू, तो सिंपलीफाई करूं मुझे मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। ये सेकंड फार्मूला है, ये मैं अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास cos बीटा ऑलरेडी गिवन है। और ये भी कर सकते हैं लेकिन पहले साइन निकालना पड़ेगा, इस फार्मूले से साइन निकाल लें फिर आप ये यूज कर लें। और थर्ड फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। अगर साइन बीटा गिवन हो और cos 2 बीटा निकालना हो तो ये तीनों फार्मूले बराबर हैं आपस में। ठीक है, हम सेकंड वाला यूज करेंगे, करें जी यूज 2 और cos स्क्वायर बीटा, यानी ये जो cos बीटा की वैल्यू है ना इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लें जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -1 कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं जी, ये 2 1s are 2, 2 8s are 16, सो 9 by 8 -1, एलसीएम आ गया 8, 9 minus 8, so 1 by 8 is our right answer, so C is the correct option। कितना आसान हो गया, एक फार्मूला पता हो आपकी लाइफ आसान हो जाए। एमसीक्यू नंबर 19 करने के लिए ना आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया निकालने के 3 फार्मूले हैं, अगर तीनों साइडों के गिवन हो उसका अलग फार्मूला है, 2 साइड और 1 एंगल गिवन हो तब डिफरेंट फार्मूला है, 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो तब डिफरेंट फार्मूला है। यहां पर देखें 2 साइड्स गिवन है, ए बी और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। सो इसमें आपने सिंपल ये रिजल्ट याद करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मस्ट आएगा। जो साइड्स गिवन है ए बी गिवन है तो सिंपल लिखें ए बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो साइन लिखेंगे और एंगल क्या है पाई बाय 3, बस ये फार्मूला है। ठीक है जी, ए बी
इनटू साइन ऑफ एंगल जो कि उन दो साइड्स के दरमियान एंगल गिवन है। तो एक्चुअली मैं इसको प्लॉट अगर करूँ ना तो ये कुछ ऐसा होगा, यहां पर आपके पास ए होगी साइड, यहां पर बी साइड होगी और ये एंगल होगा π/3। अगर ये ए है तो अपोजिट वर्टेक्स ए है, ये बी है तो अपोजिट वर्टेक्स बी, और ये सी है तो ये एंगल गैमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है दो साइड और उनके दरमियान एंगल, तब आपने ये रिजल्ट यूज करना है। सो इस रिजल्ट में वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर रूट, और साइन π/3 अगर आपको वैल्यूज याद है वेल एंड गुड, अदरवाइज मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में आपने देखना है कि भाई ये रेडियन में, या तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करें या इसको डिग्री में चेंज करके ये डिग्री रहने दें। तो सिंपली ये जो होता है ना पाई 180/3 होता है 60, साइन 60 कर लें, आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। तो यहां पर आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय यहां पर 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो देखें ये 2 से कट जाएगा, 3 3 जार, तो देखें ये 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल आउट होके 3 रह जाएगा। सो 3/2 कहां पर है, ए ऑप्शन, सो ए को सर्कल। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर एक साइड हो और दो एंगल हो, सिनेरियो फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल आपके पास कोई गिवन है और ये दो एंगल्स गिवन है और उनके दरमियान वाली साइड गिवन है आपको, तब फार्मूला क्या होता है, तब फार्मूला होता है हाफ, और जो साइड गिवन है, लेट से आपको ए गिवन है तो आप लिखोगे ए स्क्वायर, और साइन दो एंगल्स गिवन है ना, लेट से ये एंगल बीटा है, ये एंगल गैमा है, तो आपके पास होगा साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ जो ए का अपोजिट एंगल है अल्फा, वो यहां पर आएगा। सो ये रिजल्ट है जब दो एंगल्स और एक साइड के बनो, और जब तीनों साइडों की बनो तब ये फार्मूला, इसको हीरोज फार्मूला कहते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। एस क्या है, एस को कहते हैं हाफ सम, सो एस इज इक्वल टू हाफ सम, किसका सम, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, इस साइड का इस साइड का इस साइड का, और इसको पेरीमीटर भी कहते होते हैं। ठीक है ना, पेरीमीटर जरूरी नहीं है कि एक आपके पास स्क्वायर का आएगा या रेक्टेंगल का आएगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर भी हो सकता है, और सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसको हाफ सम कहते हैं। कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों को ऐड करें और 2 से क्या करते हैं डिवाइड, ये जो s की वैल्यू आएगी ना, ये आप यहां पुट करेंगे और a b c की वैल्यू पहले गिवन होगी, इसको हीरोज फार्मूला भी कहते होते हैं। तो ये मैंने एरिया की जो एरिया का रिवीजन है वो भी आपको मैंने बता दी। सो ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 20, बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। व्हाट इज द शैडो लेंथ ऑफ अ 3 स्क्वायर रूट मीटर हाई ट्री। एक ट्री है, इस तरह का ट्री बना हुआ है, और उस ट्री की जो हाइट है, यहाँ पर ट्री है लेट से, इसकी जो हाइट है ना वो 3 का स्क्वायर रूट मीटर है, मीटर में लेंथ होती है। ठीक है, हाइट इसकी मीटर में है, और इसका शैडो, और शैडो हमेशा जमीन पर बनता है, शैडो कभी हवा में आपको नजर नहीं आता, शैडो हमेशा ग्राउंड पर होता है। तो ये ग्राउंड है, यहां पर इसका कोई शैडो आपको नजर आएगा। तो इस शैडो की लेंथ निकालनी हमने, कि इसको लेट से मैं x कह देता हूं कि जो शैडो नजर आएगा उसकी लेंथ x है। और इफ सन्स एलिवेशन इज 45, सन कहां पर होगा, सन कहीं इधर इधर उसके ऊपर कोई, यहां पर कोई सन होगा। ठीक है, यहां पर सन होगा, और एलिवेशन एंगल हमेशा हम नीचे से ऊपर देखते हैं। एक बंदा यहां पर खड़ा है, वो ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो एलिवेशन एंगल हमेशा ये होगा, और उस बंदे को, ये ट्री है, इसका साया यहां पर नजर आ रहा होगा। ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री एंगल है। तो 45 डिग्री एंगल की प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि 90 डिग्री है और हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। 45 डिग्री हो तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होती हैं, रोलिंग हो गया। तो इसका मतलब है निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये भी 3 का स्क्वायर रूट ही होगा और मीटर में आंसर आएगा। तो बी इज आवर आंसर, बी इज आवर आंसर। सो करके भी देख लेते हैं ना। वैसे आप देखें, ये इसको हम कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो थीटा के सामने साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, और ये साइड पर क्या बन जाएगी, बेस। तो tan थीटा लगा ले, एंगल कितना है 45, tan 45 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, 3 का स्क्वायर रूट वैल्यू है, और बेस कितना है जी आपके पास, x है। सो tan 45 अगर देखें कैलकुलेटर से आपको 1 मिलेगा। ये करके देख लें जी, मैं लिखता हूं 10 और लिखता हूं 45, और बशर्ते कि यार डिग्री सिलेक्ट हो, ये ना हो रेडियन किया हो और फिर आप कहें 1 तो आ ही नहीं रहा, देखिए 1 आंसर आ गया। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट ओवर x इक्वल टू 1। ये x इधर ले जाएं और 1 इधर ले आए, तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1, लिखने का फायदा ही कोई नहीं है। तो देखो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। कोई और एंगल होता 30 या 50 या कोई और एंगल होता,
कोई और एंगल होता फिर आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते थे। सो मैंने कोशिश की आपको सारे एमसीक्यूज विद ट्रिक्स बताने की, जहां पर अप्लाई होते थे, जहां पर कैलकुलेटर यूज होता मैंने कैलकुलेटर यूज किया, जहां पर ऑप्शंस को देखकर आप निकाल सकते थे, किसी ऑप्शन को सेटिस्फाई करना होता था वो मैंने आपको बताया। फिर भी कोई डाउट हो, आप समझते हो कि यार ये चीज सर ने तो गलत ही बता दी, हमने तो कुछ और पढ़ी थी, तो आपको मैं इंकरेज करता हूं लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखें, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन एज फार एज माई नॉलेज आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे अ क्लीनर नॉलेज टू यू। बिल्कुल साफ सुथरा नॉलेज है, इसमें कोई जुगाड़ मैंने नहीं लगाया कि तुक्के से मैंने आंसर निकाल के बता दियो कि भाई ये ऐसे ही होगा। जो रूल था वो रूल है, इस वजह से मैंने ये ट्रिक्स भी लिखा और साथ मैंने कैलकुलेटर का भी यूज किया। मुझे दुआ में जरूर याद रखना है, आपने सब्सक्राइब करना है, वो भी आपकी मर्जी, आप मेरे छोटे भाई हो, ठीक है, बच्चों की तरह हो, मेरे भी अपने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। करना है तो वेल एंड गुड, आपको दुआएं दूंगा, नहीं करना तो वो भी आपकी मर्जी। खुश रहें, अल्लाह हाफिज नासिर।